हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर 4 क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका तीसरा सेशन है और आज इस सेशन से हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी ये पहला वीडियो है। टोटल 3 वीडियोज़ है कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे। ठीक है, देखो एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ है तो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। पूरा एक साथ लेता तो वीडियो बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलिए शुरू करें हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब ये कोई मेडिसिन हो सकती है, ये कोई डिवाइस हो सकता है, या ये कोई एक प्रैक्टिस हो सकती है जो किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोकती हो, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। ये एक ड्रग हो सकती है, टैबलेट हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, इम्प्लांट हो सकता है, ये कोई डिवाइस हो सकती है जैसे इंट्रायूटेराइन डिवाइस, या कोई एक प्रैक्टिस मेथड हो सकता है जो प्रेगनेंसी रोक सके, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखो अब अभी हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबके अपने प्रोज है, सबके अपने कॉन्स हैं। ठीक है, सबके फ़ायदे नुकसान रहेंगे, लेकिन एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, वो सबसे पहली बात यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अब जैसे इंट्रायूटेराइन डिवाइस की मैं बात करूँ तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगाने के लिए आपको एक हॉस्पिटल सेटअप में जाना पड़ेगा, कोई नर्स या डॉक्टर ही उसको लगा सकता है। लेकिन अगर कॉन्डम्स की बात करें तो कॉन्डम्स यूज़र फ्रेंडली होते हैं, आप खुद से उसको यूज़ कर सकते हो। इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कॉन्डम्स हैं, दे आर इजीली अवेलेबल ऑन मेडिकल स्टोर्स, आप आराम से मेडिकल स्टोर्स जाएं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इफेक्टिव होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है ना, इसके फेलियर रेट्स बहुत कम होने चाहिए। भाई हम लोग उसको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं और वो इफेक्टिव नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स या तो ना के बराबर हो या फिर हो ही नहीं, है ना, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। और इन एनी वे इट शुड नॉट इंटरफियर विद सेक्सुअल ड्राइव और डिज़ायर। तो ये जो सेक्सुअल डिज़ायर रहती है, सेक्सुअल ड्राइव रहती है, उसके साथ किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में होने चाहिए। तो चलिए फिर अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स अभी अवेलेबल है। देखो हम टोटल 5 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे टोटल। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स की। इसमें पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल अमीनोरिया, ये 3 तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम करेंगे बैरियर मेथड्स की बात, जिसमें कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये सब आ जाएंगे। फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की बात करेंगे, जिसमें एक होता है नॉन मेडिकेटेड जैसे लिपीज लूप, एक होता है कॉपर रिलीजिंग जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। या फिर कुछ आईयूडीज ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जैसे प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। फिर हम बात करेंगे हार्मोनल मेथड्स की, तो हार्मोनल मेथड्स में टैबलेट्स आती है जिनको आप कहते हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्शंस आते हैं, या इम्प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के नीचे हम इम्प्लांट कर देते हैं। लेंगे हम लोग सब डिटेल में लेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम सर्जिकल मेथड्स के बारे में, जिसमें हम एक छोटा सा ऑपरेट करके जैसे कि ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी करके हम ये कॉन्ट्रासेप्टिव अचीव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें इन डिटेल अब यहाँ से शुरू करनी है। पहले मैं एक बार इनका अगर एक बेसिक आइडिया दूं मैं आपको, तो देखो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स, ये पौराणिक मेथड्स हैं ना जो ट्रेडिशनल है और नेचुरल है, यानी हम इसमें किसी तरह का मेडिसिन, कोई केमिकल, कोई डिवाइस, कोई एलिमेंट कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे बाहर का, है ना, ये सिर्फ नेचुरल मेथड्स हैं। अब बिकॉज ये नेचुरल मेथड्स हैं तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स होते नहीं। बैरियर मेथड बेसिकली क्या करता है, बैरियर मतलब एक बाधा, तो बैरियर बना देता है, उस बैरियर की वजह से स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ नहीं कर सकते, यानी फर्टिलाइजेशन होने नहीं देता, स्पर्म ओवम को मिलने नहीं देता, एक बैरियर बना दिया। इंट्रायूटेराइन डिवाइस का मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब अंदर और यूटेरन मतलब यूटेरस, यानी यूटेरस के अंदर एक डिवाइस फिट कर दिया जाता है और ये डिवाइस प्रेगनेंसी रोकता है। फिर हार्मोनल मेथड्स में बेसिकली हम लोग हार्मोन्स यूज़ करते हैं, फीमेल हार्मोन्स यूज़ करते हैं, उनको टैबलेट की फॉर्म में दे सकते हैं, इंजेक्शंस दे सकते हैं या इम्प्लांट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में सर्जिकल मेथड, जिसमें हम एक छोटा सा ऑपरेशन करके या सर्जरी करके, मेल में वेसेक्टमी कहलाती है ये सर्जरी और फीमेल में ट्यूबेक्टमी कहलाती है। तो चलिए अब हम यहाँ से इन सबको डिटेल में लेना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स की। इनमें मेथड्स में बेसिकली हम लोग, जैसा मैंने अभी कहा, कि कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं ना, कोई भी बाहर की चीज़ यूज़ नहीं होती, ना कोई मेडिसिन, ना कोई डिवाइस, कुछ भी नहीं। हम बस सिंपल सा ये चाह रहे हैं कि ओवम और स्पर्म को मीट नहीं होने देना है ना, ओवम और स्पर्म को मीट होने ही नहीं देना है, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन या डिवाइस यूज़ नहीं होता तो साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके है ही नहीं, है ना। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता, चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई,
क्योंकि ये थोड़ा हम एवरेज बेसिस पे चलाते हैं इसको, है ना, तो इसके फेल होने के चांसेस थोड़े हाई रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नेचुरल मेथड्स हैं, इनको डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की, उसके बाद बात करेंगे विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, और तीसरी बात करेंगे हम लैक्टेशनल अमीनोरिया। इन तीनों टर्म्स को इतना खूबसूरती से बनाया गया है कि अगर आप इन टर्म्स का मीनिंग सीख ले तो आपको मेथड अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इस वर्ड का मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको एक बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाता हूँ। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा होगा कि एक 28 दिन की साइकिल रहती है फीमेल में, और इस साइकिल के एकदम मिड में 28 0 से 28 का मिड कौन सा होता है, 14th डे। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, यानी 14th डे पे ओवरी से ओवम निकलकर बाहर फैलोपियन ट्यूब में आएगा। इसलिए इस दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक, 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक अगर कोइटस नहीं किया जाए, कॉपुलेशन नहीं किया जाए, तो स्पर्म किसी तरीके से आ ही नहीं सकता, है ना, और स्पर्म नहीं आएगा तो ये जो ओवम है, ये ओवम को फर्टिलाइज करने वाला कोई होगा ही नहीं। इसको हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड। ये जो है 10th डे से लेकर 17th डे, इसको हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड, बिकॉज प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ओवम फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है। अब जैसे आप समझो 11th डे पे कॉपुलेशन होता है और स्पर्म एंटर करता है, ठीक है, 11th डे पर, और समझो कि 13th डे के आसपास ओवम रिलीज हो जाता है, तो हाई चांसेस रहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को फर्टिलाइज कर दे। तो इस फर्टाइल पीरियड में अगर कॉपुलेशन नहीं किया जाए या कोइटस नहीं किया जाए तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, टू रिफ्रेन, मतलब अपने आप को रोकना। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम कुछ पर्टिकुलर पीरियड पे, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपने आप को कोइटस से या सेक्स से रोक लें तो हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। और वो पीरियड, टाइम पीरियड कौन सा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन का टाइम, जिसे फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। तो फर्टाइल पीरियड में अगर कोइटस नहीं होगा तो जो चांसेस है प्रेगनेंसी के, वो जो है बहुत कम रहता है। तो फर्टाइल पीरियड हमेशा याद रखें 10th डे से 17th डे तक रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जब हम ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट करते हैं। और इसी दौरान अगर स्पर्म एंटर करेगा तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, मैक्सिमम रहते हैं चांसेस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये वो मेथड है जिसमें हम लोग कोइटस से एब्स्टेन करते हैं इस पीरियड में, इस पर्टिकुलर फर्टाइल पीरियड में, और जिससे कंसेप्शन नहीं होगा। तो जैसा मैंने कहा नेचुरल मेथड, हमने कोई डिवाइस, कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं किया, है ना, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है नहीं। लेकिन अब ये है कि फेलियर के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मेंसेस का जो रहता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये कई केसेस में इरेगुलर टाइप रहती है। तो एग्जैक्ट आप वो जो डेज होते हैं वो प्रॉपर ढंग से कैलकुलेट कई बार नहीं कर पाते, और वहाँ पे जो है फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट जो मेथड है उसको हम कहेंगे विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। वर्ड को समझते हैं, मतलब विथड्रॉ करना। विथड्रॉ करना मतलब कैसे, कहते हैं ना बैंक से पैसे विथड्रॉ किए, यानी कि निकाल लेना। और कोइटस इंटरप्टस यानी कोइटस यानी कॉपुलेशन को इंटरप्ट कर दो। कब, जब इजैकुलेशन होने वाला हो। इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है, इजैकुलेशन का मतलब होता है कि पेनिस से सीमन का बाहर निकलना। तो जिस वक्त पेनिस से सीमन बाहर निकलने वाला हो उसी वक्त अगर कोइटस को रोक लिया जाए और पेनिस को विथड्रॉ कर लिया जाए वजाइना से बाहर, तो सीमन फीमेल बॉडी में जाएगा ही नहीं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा ही नहीं, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होंगे ही नहीं। इसको कुछ आप ऐसे समझ लें कि जैसे ये वजाइना है और ये पेनिस है, तो कोइटस में क्या होता है, पेनिस इंसर्ट होता है वजाइना में, ठीक है। तो जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला हो, इजैकुलेशन मतलब सीमन बाहर निकलने वाला हो, उसी वक्त जो है विड्रॉ कर लिया जाए पेनिस को वजाइना से, तो ये जो सीमन है ये अपने आप वजाइना में, वजाइना से होते हुए आगे नहीं पहुंच पाएगा। इसको हम कहते हैं विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। तो इस केसेस में क्या करते हैं कि जो मेल पार्टनर रहता है, ये मेल पार्टनर अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। मतलब इजैकुलेशन से जस्ट पहले विड्रॉ कर लो ताकि इंसेमिनेशन हो ही नहीं। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनटू दी वजाइना। सीमन को जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन, और सीमन का पेनिस से बाहर आना कहलाता है इजैकुलेशन। तीसरा मेथड है लैक्टेशनल अमीनोरिया। इसको भी समझते हैं हम लोग। लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या कहते हैं, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, फीडिंग बेबी। तो जो बच्चे को दूध पिलाना क्या कहलाता है, लैक्टेशन।
और सेकंड टर्म है अमिनोरिया। अमिनोरिया याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज अमिनोरिया? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती तो उस कंडीशन को कहा जाता है अमिनोरिया। तो लैक्टेशनल अमिनोरिया का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के बाद शुरुआत के जो 5 से 6 महीने रहते हैं, ये टाइम रहता है इंटेंस फीडिंग का। ये टाइम किसका रहता है? इंटेंस फीडिंग का, यानी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इस इंटेंस फीडिंग के वक्त, ये जो 5 से 6 महीने का टाइम रहता है, इस वक्त तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। ये ध्यान रखना है आपको। डिलीवरी के भी 5 से 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन बिल्कुल होता ही नहीं। ओव्यूलेशन नहीं होता तो किसी भी तरह के कोइटस से जो है प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाती। इसी को कहते हैं लैक्टेशनल अमिनोरिया। तो अमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड है पार्चुरेशन के बाद में, पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड है उस वक्त ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, और ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी नील रहते हैं। लेकिन ये अफेक्टिव है केवल 6 मंथ्स तक, पार्चुरेशन के बाद में केवल 6 महीने तक ही ऐसा रहता है। उसके बाद में मेंसेस शुरू हो जाते हैं, ओव्यूलेशन भी शुरू हो जाता है। क्लियर? इसलिए जब तक मदर अपने बच्चे को फुल तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तब तक कंसेप्शन के चांसेस बहुत नील रहते हैं। तो ये तो था एनसीईआरटी तक का लिमिट। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, देखता हूँ कितने लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर इसका आंसर बता पाएँ। देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, यानी ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे है, इस पे मैंने बहुत डिटेल में एक बहुत बढ़िया वीडियो जो है अपलोड कर रखा है। एक सिंगल वीडियो में हमने फुल डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ी है, और वहाँ पर हमने एनसीईआरटी से बाहर भी काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो आप मुझे बताना इसका आंसर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लैक्टेशनल अमिनोरिया का टाइम है, इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं होता? ऐसा क्या रीज़न है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पा रहा? ऐसा क्या रीज़न है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा? कौन रोक रहा है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन? आपको मुझे इसका आंसर देना है। और हिंट दे देता हूँ मैं आपको, हिंट है एक हार्मोन। एक हार्मोन है जो ये सब काम रोक रहा है, तो आपको मुझे उसका आंसर देना है। मेरे डिटेल वाले वीडियोस देखना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बने। हमारे हर वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करते ही आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, और मेंबर बनते ही मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं आपको मेंबर वाले ग्रुप में ऐड करूँगा, जिससे हम लोग और अच्छा हेल्दी डिस्कशंस जो हैं टॉपिक्स पे कर सकें। फिर भी किसी तरह के डाउट हो, चाहे आप सब्सक्राइबर हो, मेंबर, आप अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, मेरी मेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।